यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर, टेस्ट नंबर देखेंगे, मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पर 8वां नंबर है, ठीक है। मिनी टेस्ट स्टार्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर करीब 50 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें कवर होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं विजन एस के यहाँ पर जो मिनी टेस्ट है, ये जो हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं उनसे एकदम अलग है, ठीक है। 100 क्वेश्चन तो चलो मार्केट में आपको यहाँ से मिल जाते हैं, मार्केट में आप ले सकते हो, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये क्लास टेस्ट होता है एक तरह से। जो जैसे कि क्लासेस विजन की परचेस करता है ना, लेता है, तो उनको यहाँ पर क्या टेस्ट पेपर मिलता है, तो वो टेस्ट पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है, मार्केट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लास टेस्ट है और ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि एक वीक में जितने टॉपिक पढ़े उसका टेस्ट होता है ना, तो वैसे करके यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। तो ऐसे करके मैं टॉपिक बाई टॉपिक आपको स्टार्ट करके करा चुका हूँ और ज्योग्राफी का मैंने करीब यहाँ से 3 पेपर करा दिए, चौथा पेपर शायद हो गई है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं जितने भी होंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे एक सब्जेक्ट और करेंगे, जैसे कि अभी पॉलिटी भी किया था, ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके बाद अब साइंस का देख लेंगे या तो फिर इन्वायरमेंट का देख लेंगे, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट है सब लोग कवर करते जाएंगे। यहाँ से आते क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलमग्न कैनियन के संबंध में विचार करना है। ये नदियों के मुहाने पर तलछट के जमाव के कारण अनुपस्थित रहता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जलमग्न कैनियन नदियों के मुहाने पर तलछट जमा होने से नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके मुख्य रूप से अधोस्तरी धाराओं और भूस्खलन द्वारा समुद्री ढालों के कटाव के कारण बनते हैं। जलमग्न कैनियन की अनुपस्थिति बंगाल की खाड़ी की एक अनन्य विशेषता होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जलमग्न कैनियन की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रचुरता होती है। गंगा कैनियन का सबसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण होगा। दोनों बातें गलत है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट है, ना तो एक सही है ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार करना है खनिज और यहाँ से इसके सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये इसमें पहला है सीसा। सीसा कर्नाटक, लेड जो होता है भारत में सीसे का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर राजस्थान में होगा, कर्नाटक में नहीं होता है। तांबा हिमाचल प्रदेश, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, जो मलंजखंड खांड है, मलंजखंड जो खदान है उसमें हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। अगला तीसरा है चूना पत्थर उड़ीसा। चूना पत्थर उत्पादन में राजस्थान और मध्य प्रदेश अग्रणी है, उड़ीसा नहीं है। तीनों बातें गलत हैं, कौन सही से मिले थे, कोई नहीं सही से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा एक तो इलाहाबाद, दूसरा आपका जोड़ा हल्दिया, कोल्लम, सदिया, ये नहीं है, क्योंकि नेशनल वाटरवेज फर्स्ट गंगा भागीरथी हुगली नदी पर तंत्र पर स्थित है, जो प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। कोल्लम यहाँ पर लिखा है, जो ये कोल्लम वाला जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 केरल से संबंधित है, और जो सदिया है, सदिया ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नेशनल वाटरवेज 2 असम का हिस्सा होगा, ठीक है, याद रखना है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विचार करना है। भारत में पारिस्थितिक तंत्र में बन्नी घास के मैदान के बारे में, ये अन्नमदायी पहाड़ियों में स्थित होते हैं। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और अन्नमलाई पहाड़ियों तमिलनाडु केरल में नहीं होंगे। ये ठूंठदार पूंछ वाले बंदरों का प्राकृतिक वास भी होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये जो ठूंठदार पूंछ वाले बंदर जो हैं ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, शुष्क घासों में नहीं बोते हैं, ये गलत हो जाएगी बात। तीसरा है, यह एक हानिकारक विदेशी वृक्ष प्रजाति प्रोपोपिस जूलीफ्लोरा के अतिक्रमण से प्रभावित होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह क्षेत्र आक्रामक विदेशी वृक्ष प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है ना, गांडा जो बावल है उसके अतिक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जो यहाँ स्थानीय घास को नष्ट करता है। तीसरा करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका केवल 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 5 है, डीप सीबेड माइनिंग के संबंध में विचार करना है। इसके अंतर्गत गहरे समुद्र के तांबे, निकल और दुर्लभ मृदा धातुओं में युक्त पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स खनन शामिल होते हैं। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है यहाँ से उच्च सागर में इसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हाई सी में खनन गतिविधि को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, हाल ही में हिंद महासागर बेसिन CIOB सीबेड से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का अन्वेषण करने संबंधी भारत में अधिकार समाप्त हो गए। तीसरी बात से गलत होगी, क्योंकि भारत के पास मध्य हिंद महासागर बेसिन में अन्वेषण अधिकार बने हुए हैं। हाल ही में भारत के इस अधिकार को ISA द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है और विस्तार भी कर रहे हैं। तीसरी बात ये गलत हो जाएगी। आंसर
केवल 1 2 सही है, तो ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते 6। महासागरीय धाराओं के बारे में विचार करना है। लिबरडोर धारा कनाडा के पूर्वी तट के समानांतर आर्कटिक महासागर के दक्षिण में की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। पहला स्टेटमेंट छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये सोचो क्या होगा। छठे का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। छठे का पहली बात सही है। सेकेंड बात है क्यूरोसिया धारा प्रशांत महासागर में जापान के तट से उत्तर की ओर बहने वाली एक गर्म जलधारा होगी। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो मेक्सिको की खाड़ी में यूरोप की अटलांटिक तट से बहती है। ये भी बात करेक्ट है। ये मेक्सिको की खाड़ी उत्पन्न होती है और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटों पर पहुंचती है। अगला धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बनने वाली एक गर्म जलधारा है। ये भी बात करेक्ट है। आंसर सभी सही है, डी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 7। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विचार करना है। वृक्ष गर्म और आर्द्र दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला क्या होगा, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहां से ये हो जाएगा। दूसरा, औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर रहता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, ये उससे अधिक होगी। रोजवुड, आपनोस और मोहमनी जैसी यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। तो किसकी यहाँ पर किस प्रदेश यहाँ पर पर्णपाती वन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। किस स्थानों पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी, ठीक है। इसमें राइट, कच्छ की खाड़ी, राइट, और देखो जो आंसर जो जाएगा खंबात की खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। कच्छ की खाड़ी में पाया जाएगा, मंदार की खाड़ी में पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भारत में प्रमुख प्रवाल है कच्छ की खाड़ी, मंदार की खाड़ी, ठीक है, अंडमान की निकोद्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और खंबात की खाड़ी में यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए तलछट के कारण इसमें नहीं पनप पाते हैं। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। आमतौर पर भारत में मुख्य रूप से मानसून महीनों यानी कि जुलाई एवं अगस्त के दौरान चक्रवातों में कमी देखी जाती है और इसका संभावित कारण हो सकता है क्या। इसका संभावित कारण जो होगा 9वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ये क्षेत्र में उच्च ऊर्ध्वाधर पवन का आरोपण होना, सी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मानसून के दौरान क्षोभमंडल के ऊपरी और निचले स्तरों के बीच हवा की गति और दिशा काफी अंतर होता है इसमें, जिसमें उच्च ऊर्ध्वाधर पवन आरोपण कहा जाता है और ये चक्रवातों के बनने की प्रक्रिया को बाधित करती है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित पर विचार करना है फसलें और यहाँ पर इनकी शस्य ऋतु कौन कौन सी होंगी। देखते हैं। जौ मतलब बार्ली, ये क्या हो जाएगी, रवि में, सही बात है। सेकेंड, सब्जियां जायद में, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां होती हैं मुख्य रूप से मार्च से जून के सप्ताह में होती हैं, मार्च से जून के महीने में होती हैं। और ये जायद की फसल में ज़्यादातर पानी होता है इसमें, है ना। जायद में ज़्यादातर क्या होता है, पानी होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, है ना, तरबूज, खरबूज, ये सब उसमें होते हैं। ज्वार खरीफ, ज्वार जो होता है खरीफ, ये एक मुख्य मानसून वर्षा होती है ना, वर्षा की यहाँ पर फसल है, तो ये भी बात सही है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 सभी करेक्ट है, सी। क्वेश्चन क्या रहा है, थर्मोहेलाइन परिसंचरण के बारे में विचार करना है। यह समुद्र के सतही जल से गहराई में विद्यमान जल के निरंतर प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के सतही जल में गहराई विद्यमान के जल के निरंतर प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है और ये तापमान को लवणता के अंतर में कारण होता है, जिसे यहाँ पर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतही जलों के ध्रुवी और यहाँ पर उसकी ओर प्रभावित होता है। आंसर क्या होगा, पहला करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, ये सतही महासागरीय धाराओं में वायुचालित परिसंचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि काफ़ी धीमी प्रक्रिया होती है और ये सतही धाराएं जो होती हैं काफ़ी तेजी से चलती हैं, जबकि थर्मोहेलाइन परिसंचरण जो होता है ये पूरा चक्कर करने में करीब सैकड़ों वर्ष लगा सकता है। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 12 नंबर है, लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल या जल निकाय में घुले नमक की यहाँ पर कुल मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित निकायों पर लवणता को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 12वें का। घटते क्रम में अगर करेंगे तो पहले आएगा लाल सागर, ठीक है, उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक और उसके बाद बाल्टिक। 2 3 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लाल सागर यहाँ वाष्पीकरण काफ़ी अधिक होता है और ताजे पानी की आवक यहाँ पर कम होती है, इसलिए इसकी लवणता सबसे अधिक होती है।
करीब 36 से 41 पीपीटी मान लो, है ना। उसके बाद तीसरे में क्या, तीसरे में आपका है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक में ये अंतर्देशीय झील है जिसकी लवणता काफ़ी अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर खुले समुद्र की तुलना में इसके विशिष्ट क्षेत्रों की भिन्नता अधिक हो सकती है। हालांकि समान भौगोलिक अनुक्रम में लाल सागर को अक्सर ऊपर देखा जाता है ना। तो 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद पहले में क्या है, पहले में बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर जो है ये चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है और इसमें कई नदियाँ गिरती हैं, जिसके इसका पानी काफ़ी कम खा रहा है और 7 से 8 पीपीटी, है ना। तो ये नीचे हो जाएगा। 2, 3 एक का आंसर होगा, राइट। तो क्या करना है, इनको यहाँ पर घटते क्रम में लगाना था, बड़ा फिर छोटा उससे छोटा। आंसर यहाँ से क्या होगा, 2, 3 एक करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 13 स्ट्रोफ्लिक जो है के संबंध में कोरल के बारे में विचार करना है। ये एक क्रिस्टोन प्रजाति है जो समुद्री जैव विविधता को बढ़ाती है या बढ़ावा देती है। 13वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिस्टोन प्रजाति जो समुद्री जैव विविधता को बढ़ाती है और ये कोरल रीफ हजारों समुद्री प्रजातियों के आवास प्रदान करते हैं। भारत में स्ट्रोफ्लिक कोरल कच्छ की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कोरल कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है और ये भी सही है। और इसके अलावा ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे। सी। क्वेश्चन 14 ऊज के संबंध में विचार करना है। ये स्थलीय निक्षेप और महाद्वीपीय शेल्फ पर निक्षेपित होते हैं। 14 का पहला स्टेटमेंट गलत है। ये ऊज पेलेजिक निक्षेप होते हैं जो गहरे समुद्र तल पर पाए जाते हैं, ना कि स्थलीय। पहला गलत हो गया। ऊज समुद्री जीवों को कवच और कंकाल अवशेषों से निर्मित होते हैं। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि ऊज समुद्री जीवों के कवच और कंकाल अवशेषों से निर्मित होते हैं। ये सही हो जाएगा। ये मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों जैसे फोरा, मिनीफेरा, डाइटम अवशेष से बनते हैं। ठीक है, एक और गलत हो जाएगा, दूसरा करेक्ट है आपका यहाँ पर, क्योंकि ये गहरे समुद्र तल पर पाए जाते थे, ना कि स्थलीय क्षेत्र में, इसलिए गलत था। सेकंड बात करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन 15 है। 15 में बोला है मानव भूगोल के संबंध में विचार करना है। सत्रघर शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है कैसे। देखो, सन्नघर या सत्यघर है ना। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर मानव भूगोल में सननघर होता है ना। सत्रघर नहीं लिखा है, सननघर लिखा है। सननघर जिसको बोलते हैं कॉन्रुबेशन पद की परिभाषा किसको व्यक्त करती है। जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब होता है सननघर शब्द का प्रयोग पैट्रिक डेगिस ने किया था। ठीक है, ये तब बनता है जब अलग अलग शहर या अलग अलग नगर फैले हुए आपस में मिल जाते हैं, है ना, एक विशाल नगरीय क्षेत्र बना लेते हैं, जैसे लंदन या मुंबई, पुणे क्षेत्र जो है ये। तो आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। मूल अलग अलग नगरों आपस में शहरों में मिल जाते हैं, इससे निर्मित एक विशाल नगर बना लेते हैं। ठीक है, आंसर ये करेक्ट है। 16 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना जनजाति और यहाँ पर इसके नस्ली समूह रखें। गोंड, भोटिया, जारवा। 16 गोंड जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सही से मिलित हो रहा है, सही है। भोटिया मंगोलाइड से, ये बात यहाँ पर ये भी करेक्ट है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र की जनजातियाँ अक्सर मंगोलाइड विशेषता बताती हैं इनकी। जारवा नेग्रिटो, जारवा नेग्रिटो ये भी सुमिलित सही है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान जारवा की जनजाति नेग्रिटो का समूह का हिस्सा होंगी। तीनों बातें एकदम राइट करेक्ट है। 1, 2, 3 ये यहाँ से सही आंसर है। 17 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोच्चि में वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इस संबंध में विचार करना है, देखते हैं। यह पत्तन बोट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मालाबार तट को कोंकण तट से जोड़ने हेतु शुरू की गई परियोजना है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये कोच्चि द्वीपों को जोड़ने वाली परियोजना है, ना कि मालाबार को कोंकण तट से जोड़ने वाली। इसमें ऐसी नावें शामिल की गई हैं जो हाइब्रिड बैटरी चालित और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल होंगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हाइब्रिड बैटरी चालित नावें शामिल हैं जो दिव्यांगों के लिए अनुकूल है, और ये बिल्कुल सही है। ये भारत की पहली वाटर मेट्रो की। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी 17 का। 18 नंबर 18 निम्नलिखित में से भूजल की अत्यधिक दोहन से कौन से परिणाम हो सकते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा। एक तो नदियों और झीलों का अभाव होना, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर नदियों और झीलों का जल का अभाव होता है। हालांकि यह जल संकट का हिस्सा है, लेकिन ये मुख्य रूप से सतही जल के उपयोग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। सीधे भूजल के दोहन का प्राथमिक परिणाम नहीं बनाता है। सेकेंड बात है जल की लवणता में वृद्धि करना। जल की लवणता में वृद्धि, जब तटीय इलाकों में भूजल अधिक निकल आता है तो समुद्र का खारा पानी मीठे पानी की जगह ले लेता है। सही है। भूमि निमज्जन क्या होता है, लैंड यहाँ पर सब्सिडाइज जो होता है, ये जमीन के नीचे अत्यधिक पानी निकालने से मिट्टी की परतें दब जाती हैं और नीचे जमीन में धंसने लगती हैं। सही बात है।
कुओं का सूख जाना, कुओं का सूख जाना, वाटर जो लेवल होता है ये नीचे गिरने से कुएं का ट्यूबवेल सूख जाते हैं सब। आंसर क्या होगा? आंसर देगा पहला गलत, 2 3 4 सही है, तो 2 3 4 सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको होना चाहिए 2 3 4, यहाँ से 2 3 यहाँ पे 4 कर लो ना, सी। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, लौह और इस्पात संयंत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्थिति कच्चे माल स्रोत के निकट होती है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लौह और इस्पात उद्योग को वजन घटाने वाला या वेट लॉसिंग उद्योग बताते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर परिवहन लागत बचाने के लिए प्लांट को कच्चे माल स्रोत के पास लगाना सबसे अच्छा होता है। करेक्ट है। लौह और इस्पात उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल में लौह अयस्क, कोक, काली, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि भार रास वाले कच्चे माल शामिल होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे लोहा, अयस्क, कोकिल, कोयला और चूना पत्थर भारी अशुद्धियों वाले होते हैं। इनका वजन प्रक्रिया के दौरान कम हो जाता है। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ये आंसर होगा। 20 नंबर है, 20 नंबर क्वेश्चन। रबी फसल ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें के बारे में कौन सी होंगी? प्रमुख फसलें कौन सी निम्नलिखित में से? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। एक तो चना और दूसरा जौ। कपास और बाजरा इसमें नहीं होगा। कपास खरीफ की फसल है, इसे अधिक तापमान बारिश चाहिए, लेकिन जो बाजरा है, बाजरा जो खरीफ की फसल है ये गर्म और शुष्क मौसम में होगी। रबी की फसल चावल और रबी की फसल जौ, है ना। 1 2 आंसर होगा ए नंबर। और रबी की फसलें सर्दी में अक्टूबर से दिसंबर में बो जाती हैं और वसंत अप्रैल से जून में काटी जाती है, जैसे कभी काटी जा रही होंगी, है ना। चना और जौ यहाँ से कट रहे होंगे। आंसर क्या होगा? 20 का एक करेक्ट है। 21 है, भारत के राष्ट्रीय जो जलमार्ग है उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय राजमार्ग वन उपयुक्त में से कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर। ये गुजरता है प्रयागराज से। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है सुबह, इसमें जो 20 क्वेश्चन टारगेट है ना उसमें कराया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, राइट, और झारखंड, पश्चिम बंगाल सभी यहाँ से होंगे, क्योंकि पर झारखंड में साहिबगंज का छोटा हिस्सा से कवर करेगा, और पश्चिम बंगाल का हल्दिया तक है, और बिहार भी इसमें करेगा, और उत्तर प्रदेश प्रयागराज से भी शुरू होगा। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 22 है, जनसांख्यिकी लाभांश के संबंध में आयु आश्रित अनुपात को किस वर्ग के आश्रित अनुपात के रूप में वर्गीकृत या परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 22वें का करेक्ट आंसर। आयु आश्रित अनुपात जो होता है, एज डिपेंडेंसी रेशियो, जनसांख्यिकी में आश्रित मानने वाला जो आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग जो एज होती है उसकी पॉपुलेशन पर निर्भर होता है। 0 से 14, ठीक है, 0 से 14 वर्ष के बच्चे 65 वर्ष या कभी भी 60+ वर्ष अधिक बुजुर्ग आश्रित माने जा सकते हैं इसके। भारत के संबंध में और समानता 15 से 59 वर्ष के लोगों की कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है इसमें, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 15 वर्ष से करीब 59 वर्ष के लोगों को आश्रित माना, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 है, अटलांटिक भूमध्यरेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण के बारे में विचार करना है। यह महासागरीय धाराओं का एक बड़ा तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक में गर्म जल ले जाता है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एएमओसी समुद्री धाराओं का एक बड़ा सिस्टम है जो यहाँ पर गर्म पानी को उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक जो उत्तर से अटलांटिक की ओर ले जाना, पहला करेक्ट। सेकेंड, ये तापमान और लवणता में अंतर को कारण संचालित होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें थर्मोहेलाइन परिसंचरण कहा जाता है इसे, जहाँ थर्मो का अर्थ होता है तापमान, हेलाइन का अर्थ होता है लवणता। पानी में घनत्व अंतर इन्हीं 2 कारणों से होता है। दोनों बातें सही है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को कमजोर कर रहे होते हैं। तीसरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहते हैं, जिससे यहाँ पर समुद्र में ताजा पानी मिल रहा होता है और ये खारेपन को कम करता है, ठीक है, तो ये मौसम की गति को कम करता है। तीनों यहाँ पर करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी 23 का करेक्ट आंसर है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलमग्न संरचना की उत्पत्ति ज्वालामुखी होगी? पहला हो जाएगा यहाँ से जलमग्न कैनियन, ठीक है। जलमग्न कैनियन जो होता है ये यहाँ पर मुख्य रूप से नदियों के बहाने या टर्बिडरी है उसकी धाराओं के कारण बनते हैं, ना कि सीधे ज्वालामुखी से, ठीक है। जलमग्न कैनियन का मैंने सुबह टॉपिक डिस्कस किया था एक, ठीक है, वो भी करंट का क्वेश्चन से उठा के, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो प्रैक्टिस उनकी भी। तो पहला करेक्ट है इसका
तो पहला क्या होगा, करेक्ट होगा? नहीं, पहला गलत होगा, करेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर जलमग्न जो होता है कैनियन, ये मुख्य रूप से नदियों और मुहाने में टर्बिडरी धाराओं के कारण बनते, ना कि सीधे ज्वालामुखी से ना, ज्वालामुखी की संरचना की बात कर रहा था। सेकंड है समुद्री टीला। समुद्री टीला जो होता है जलमग्न पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी गतिविधियों से बनते हैं। अगला है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक जो है, ये समुद्र के नीचे ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है जो विवर्तनिक प्लेटों से अलग होने से बनता है। तो 2 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी 24 का करेक्ट आंसर है। 25 है ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम के संबंध में विचार करना है। ये महासागर के सर्वाधिक उत्पादक बायोमों में से एक है। पहला क्या होगा? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर EBUS दुनिया का सबसे उत्पादक समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, क्योंकि नीचे का पोषक तत्व से भरपूर ठंडा पानी ऊपर आता है, जिससे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सही बात है। सेकंड, ये विश्व के महासागरीय बेसिन के पूर्वी किनारों के निकट स्थित ऑक्सीजन युक्त प्रणालियाँ होती हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ का पानी अक्सर ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र, ऑक्सीजन मिनिमम जोन होता है, वो वाला होता है, क्योंकि अत्यधिक जैविक उत्पादकता के कारण ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है ना। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर है। 26 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा यहाँ पर एक अटलांटिफिकेशन परिघटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर। अटलांटिक जो परिघटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। ये सब आर्कटिक महासागर में हो रहे जो बदलाव हैं उसको दर्शाता है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर का गर्म और खारा पानी अब आर्कटिक जो बरेंट सागर है उसकी अधिक गहराई तक जाता है, जिससे वहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही होती है। डी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है। 27 है महासागरीय धाराओं का संचलन किसके द्वारा प्रभावित होता है? 27 का आंसर हो जाएगा पवनों की गति जो होती है उससे, ठीक है। क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि पवनों की गति हमारे समुद्र की सतह पर घर्षण पैदा करती है, जिससे धाराएं चलती हैं। समुद्र की लवणता जो होती है उसमें अंतर घनत्व बदलता है, जिससे पानी का लंबवन संचलन होता है। तीसरा, कोरियलिस बल जो होता है ये क्या होता है? ये पृथ्वी के घूमने के कारण धाराओं की दिशा मोड़ देता है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 1 2 3 डी करेक्ट आंसर है। 28 है जायद फसल ऋतु के संबंध में विचार करना है। ये शीतकालीन फसल ऋतु होती है। पहला स्टेटमेंट 28 का क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि जायद एक ग्रीष्मकालीन फसल है ऋतु जो रबी और खरीफ के मौसम के बीच, मार्च में जून के बीच होती है। पहला गलत। सेकंड, इस ऋतु के दौरान तरबूज, खरबूजा और ककड़ी जैसे फलों की सब्जियां उगाई जाती हैं। सेकंड बात सही है। तीसरा, इस ऋतु के दौरान फसल की अधिकांश विकास अवधि के लिए ठंडे और शुष्क मौसम फूल और फल आने के दौरान छोटी दिन वाली अवधि की आवश्यकता होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जायद की फसलों को गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, ना कि ठंडे मौसम की। और यहाँ पर भी मैंने बताया था जहाँ पर ज़्यादा इसमें होगा वाटर वहाँ पे जायद, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ से एक इसका सही होगा। ओनली 2 मतलब एक बात इसमें सही है। 28 1 ए ऑप्शन। 29 नंबर है अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी यहाँ पर राजमार्ग सुरंग है। इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन BRO है ना, पोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया जाता है। ये सुरंग परस्पर जोड़ती है, किसको कनेक्ट करती है, किसको? यहाँ से 29 यहाँ से मनाली एंड यहाँ पर जो लाहौल स्पीति घाटी है इसको यहाँ पर कनेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर अटल सुरंग रोहतांग सुरंग है और हिमालय के पूर्वी पंजाल क्षेत्र में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है। और ये पूरी साल मनाली और लाहौल जो स्पीति घाटी इसको जोड़कर रखती है, जिससे यात्रा का समय लगभग 4 से 5 घंटे हो जाता है। यह हो गया, ये यहाँ से आंसर होगा। 30 कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला सीबेड 2030 का उद्देश्य क्या होगा? सीबेड 2030 का उद्देश्य विश्व महासागरीय नियंत्रण मानचित्र को निर्माण करना। ये निप्पन फाउंडेशन और GEBOC की संयुक्त परियोजना होगी। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दुनिया के पूरे महासागरीय तल जो ओशियन फ्लोर होते हैं उसको एक निश्चित व्यापक मानचित्र तैयार करना। डी यहाँ से आंसर होगा 30 का। 31 है भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इसका? तो आंसर जो गलत हो जाएगा 31 को हो जाएगा बी। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य होगा बी। अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से भारत में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और अन्य विकल्प यहाँ पर 16 वन है ना, कसुलिना, देवदार, ये अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही होंगे। बी आंसर होगा। 32 नंबर है भारत में पोत परिवहन उद्योग जो होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको।
पोत यहाँ पर वैश्विक मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास भारत में सबसे बड़ी पोत निर्माण रख रखाव सुविधा होगी। तीसरा, भारत में पोतों के सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूलन चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्वीकार कर लिया गया है। तीनों बातें सही हैं। आंसर 32 का सी करेक्ट आंसर है। 33 है, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में मध्य हिंद महासागर की धारा का पूर्ण विस्कमण होता है। आंसर 33 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर मानसूनी पवन इसका सही आंसर होगा। हिंद महासागर में धाराओं की दिशा मानसूनी हवाओं के बदले या बदलने की दिशा के साथ साथ बदल जाती हैं और गर्मियों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव को और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव में बहती हैं। आंसर डी। 34 है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर TFR जो होता है, ठीक है, उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। 34 में टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको परिभाषित करते हैं एक महिला की गर्भधारण आयु जो होती है, चाइल्ड जो बेयरिंग एज होती है, उसके अंत तक जिसमें जो जन्मे बच्चे जीवित होता है उसकी औसत संख्या से होती है। TFR का अर्थ होता है कि बच्चों की वयस्क औसत संख्या जो महिला अपने पूरे प्रजनन काल में करीब 15 से 49 वर्ष के दौरान पैदा करती है ना। आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपका होगा डी करेक्ट है। 35 है, हाल ही में कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की गई थी। कोई भाषा के संबंध में विचार करना है ना। देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और उड़ीसा की कोंद या कंद जनजातियों द्वारा बोली जाती है। सी, कोई क्या एक दक्षिण पूर्वी और दक्षिण द्रविड़ भाषा है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने इसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया था और यह मुख्य रूप से ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोंद लोगों को द्वारा बोली जाती है। सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप मृत क्षेत्र जो होते हैं ये निर्मित हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर। मृत क्षेत्र या समुद्री या झीलें के वे हिस्से होते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया के कारण समुद्री जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो सुपोषण, ठीक है, सुपोषण मतलब यहाँ पर जो यूट्रोफिकेशन होता है कि जब पानी में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ जाते हैं तो शैवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इससे सड़ने पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये मृत क्षेत्र का मुख्य कारण बनते हैं। सही बात है। जल स्तंभ का स्थिरीकरण, इससे क्या होगा? जब पानी की परतें आपस में नहीं मिलती हैं उससे ऊपर गर्म और नीचे पानी तो यहाँ पर सतह ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। सही बात है। और उत्प्रवाह अपवेलिंग जो होता है, अपवेलिंग जो होता है कि जब समुद्र की गहराई पोषक तत्व वाला ठंडा पानी ऊपर आता है तो भी यहाँ पर शैवाल की वृद्धि और अंत ऑक्सीजन की कमी के कारण बच सकता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। ठीक। 37 है, खनिज और यहाँ पर समानता पाया जाने वाला कहाँ पर? पहला 37 है, इसमें तांबा ये अक्सर आग्नेय और केंद्रीय चट्टानों की सिराओं और जमावों में पाया जाता है। पहला क्या होगा? पहला करेक्ट है। कोयला, कोयला हो जाएगा, यह औषधि चट्टानों में परतों में पाया जाता है। करेक्ट है। बॉक्साइट अवशिष्ट पदार्थों के रूप में, तीसरा भी करेक्ट है क्योंकि बॉक्साइट ये सतहों की चट्टानों के अपघटन के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों के रूप में करते हैं। तीनों करेक्ट है। और यहाँ पे मैं जो है ये जो आपके चट्टाने हैं ये मैं पढ़ने को दे चुका हूँ टॉपिक डेली टारगेट में ज्योग्राफी में, ठीक है, वहाँ से कवर हो चुके होंगे। अगर कवर आपने किया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नहीं पढ़ा होगा तो गलत करो, इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट जो दे रहा हूँ उनको आपको डेली फॉलो करना है। वो आपके टॉपिक अगर पढ़ चुके हो तो ठीक है, उनको नहीं पढ़े तो उसमें से हाईलाइट करके अच्छे टॉपिक जो होते हैं उनकी रीड करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब। आंसर डी करेक्ट है। 37। 38 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जनसंख्या पिरामिड और जनसंख्या की प्रवृत्ति कैसी है इनकी। पहला, विस्तृत पिरामिड कैसा होता है? इनका आकार या आधार चौड़ा होता है जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जैसे अल्पकालिक देश जो होते हैं, अल्पविकसित देश को दर्शाते हैं। स्थल पिरामिड जो होते हैं, स्थिर पिरामिड ये क्या होते हैं? ये घंटी के आकार का होता है और इसमें निम्न मृत्यु दर तथा निम्न जन्म दर को दर्शाते हैं। सही बात है। संकीर्ण पिरामिड क्या होता है? स्थिर प्रजनन दर के साथ निम्न मृत्यु दर होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इसका आधार छोटा होता है जो स्थिर या घटती जनसंख्या को दर्शाता है। जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होते हैं, ठीक है, स्थिर प्रजनन को मिल करते हैं। तब तीनों बातें सही है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 डी। 39 नंबर है। 39 नंबर बोला है भारत में लिंगानुपात के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में समग्र लिंगानुपात में लगातार कमी आई है। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
गलत है, क्योंकि भारत में लिंग अनुपात उतार चढ़ाव पर रहा है, ठीक है, और ये लगातार कम नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए 2001 से 11 के बीच इसमें मामूली सुधार हुआ था। पहली बात गलत हो जाएगी इसकी। सेकेंड बात है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा का लिंग अनुपात 879 है ना, 879 है। ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित पर विचार करना मिश्र धातु और यहाँ से इसकी सम्मिलित तत्व कौन कौन से होंगे। 40वां नंबर, पीतल में Cu प्लस जस्ता, सही है ना, कॉपर प्लस जस्ता। कांसा तांबा प्लस टिन, Cu प्लस टिन Sn। सोल्डर सीसा प्लस टिन, सीसा मतलब Pb और टिन मतलब Sn, ये भी बात सही है। जर्मन सिल्वर चांदी और निकिल, ये बात गलत है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती बिल्कुल भी, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिल्वर नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगी। जर्मन सिल्वर में जस्ता, तांबा, जस्ता और निकेल होता है। 3 बात करेक्ट है, 1 2 3, आंसर सी। क्वेश्चन 40 है, समान जनसंख्यिकी के संबंध में विचार करना है। भारत में लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या या महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। 41 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, भारत में साक्षरता दर जो है ये 5 वर्ष से अधिक आयु की उच्च संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रतिशत को दर्शाता है, जो किसी भाषा को समझाने में, पढ़ने में, लिख सकने में होता है। तो यहाँ पर देखो, साक्षरता दर भारत में 7 वर्ष उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाता है, जो किसी भाषा को समझकर पढ़कर लिख सकते हैं। कथन में 5 वर्ष दिया है, ये बात गलत हो जाएगी, 7 वर्ष होना चाहिए। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है 42, यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, सभी महासागरों में अटलांटिक महासागर के सतही जल की लवणता सर्वाधिक होती है। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सभी महासागरों को अटलांटिक महासागर के सतही जल की लवणता सलंटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और अटलांटिक महासागर की औसत लवणता लगभग 35% के आसपास होती है, जो अन्य महासागरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और इसका मुख्य कारण उच्च वाष्पीकरण और कम ताजे जल की आपूर्ति होना। सेकेंड बात है, हिंद महासागर में पृथ्वी का सर्वाधिक गहरा बिंदु स्थित होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। गलत होगा, करेक्ट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरा बिंदु मरीना ट्रेंच होगा, ठीक है। मरीना ट्रेंच है जिसे चैलेंजर डीप बोलते हैं, और यहाँ पर जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा ट्रेंच होगा, जावा ट्रेंच, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ से, सभी महासागरों में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा उथला है। तीसरा बात क्या होगी, तीसरा करेक्ट है, क्योंकि सभी महासागरों में आर्कटिक महासागर 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा है, और इसकी औसत गहराई भी सबसे कम होगी। 1 क्या था, करेक्ट था, सेकेंड गलत है, तीसरा सही है। करेक्ट आंसर बी, 2 3। आगे आते क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, थर्मोहेलाइन पर संचरण के बारे में विचार करना है। सतही महासागर ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया में अपनी लवणता को घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन करता है। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब पानी जमता है तो वाष्पित होता है, तो लवणता क्या होती है, बढ़ती है, जिससे घनत्व बढ़ता है और पानी नीचे बढ़ जाता है, ये अधोगमन हो गया। थर्मोहेलाइन पर संचरण में प्रक्रिया ध्रुव और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच जल का तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, कि यहाँ पर परिसंचरण काफी धीमी गति से होता है, इसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, जिसे एक चक्र पूरा होने में सैकड़ों वर्ष लग सकता है, गलत हो जाएगा। तीसरा है, सतही महासागरीय जल की गति से ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य जल का अधिकतम स्थानांतरण होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, गलत है, अभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच गर्मी अधिकांश स्थानांतरण उसका लगभग 2/3 वायुमंडल द्वारा होता है, ना कि केवल सतही महासागरीय जल द्वारा, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ सही, पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। आप देखो, अगर 20 क्वेश्चन ये सॉल्व करते हो, है ना, 50 क्वेश्चन अगर आप ये सॉल्व करते हो, 20 डेली मैं आपको देता हूँ, जैसे कि डेली 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, जैसे कि आपके मिनी टेस्ट हो गए, ठीक है, और 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको उसमें देता हूँ जो डेली टारगेट देता हूँ। कम से कम अगर 60-70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन अगर आप ये सब डेली करते गए इतनी चीज़ों को, तो एक बहुत अच्छा सा टारगेट आप 1 महीने में कवर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक भी करो, यहाँ पर ना स्टैटिक आपका टॉपिक हो गया 50 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन में करंट कराता हूँ, 10 क्वेश्चन को करीब 30 क्वेश्चन करंट करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन ये 80 क्वेश्चन आपके रोज बहुत अच्छे से फ्रेम होंगे, और सब अच्छे अच्छे टॉपिक है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। आंसर क्या होगा 43 का, 43 का तीसरा तो गलत हो गया, है ना, और दूसरा भी गलत था, पहला सही था, एक बात यहाँ से सही है।
44 आते हैं, ईमानदारी से क्वेश्चन चीज़ें करो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने मैं बताता था उतना करो, और यहाँ से अभी जितना टाइम बचा उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप जैसे नहीं समझ आ रहा है कुछ तो आप पूछ सकते हो मेरे से, पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम आईडी भी दे चुका हूँ, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या नीचे कमेंट करो, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, कुछ जो पूछना रहेगा बता सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो अपना, है ना। आगे आते हैं, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मंथ जो भी बचेगा जैसे यूपीएससी का, तो हम लोग इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें अभी एक महीने में आपको सिर्फ पढ़ना है, जितनी पढ़ चुके हैं सब छोड़ दो। अब एक महीने में सिर्फ हमको जैसे कि 20 दिन या 22 दिन मिलेगा, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, सिर्फ उतना, सब कुछ नहीं देखना है अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो, ठीक है। आगे आते हैं हम 44, ये सब हम लोग बताएंगे बाद में अपने अगले वीडियो में, ठीक है, जो और लेके आएंगे चैनल पर वो। उच्चावच संबंधी जो विशेषताएं होती हैं और इनके विवरण क्या होंगे, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर बोला निमग्न द्वीप, इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियर शिखरों वाले होते हैं, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये न्यूक्लियर शिखर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपाट शिखर वाले होते हैं, ये गलत है। समुद्री टीला, क्या समुद्री टीला, ये समतल शीर्ष वाले डूबे हुए पर्वत बोल रहा है, तो क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर शीर्ष वाले होते हैं। प्रवाल द्वीप एटॉल जो होते हैं, एटॉल जो होता है उस कटबंधी महासागर में पाए जाने वाले निम्न वाले आकार के द्वीप होते हैं, ये मूंगे के बने रिंग के आकार के द्वीप में होते हैं, ये बात सही है, बाकी गलत है सब, केवल 3 सही है, बी। 45 नंबर है, ये भारत के सर्वाधिक व्यापक रूप से विस्तृत वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, और ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। इन प्रकार के वन वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा रहते हैं। 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी विशेषताएं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात कर रहे हैं, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। और भारत व्यापक वन मानसूनी वन कहलाता है, यहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा शुष्क ग्रीष्मकालीन 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ती गिरा देती है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। 46 नंबर है, उद्वेलन क्षेत्रों में जल की यहाँ पर जो समानता है उसके बारे में विचार करना है, देखते हैं यहाँ पर इस विषय से कौन संबंधित है, इससे आंसर हो जाएगा 46 का। उद्वेलन जो क्षेत्र होता है वह प्रक्रिया होती है जहाँ समुद्र की गहराई से शीतल और पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आता है, और ये मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होता है, ठीक है, तो क्या होगा, डी करेक्ट है। 47 निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, कौन सा महासागरी वियोक्सीकरण पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर। इसका अर्थ है कि यहाँ पर समुद्र में पानी की ऑक्सीजन कमी होना, ये तब होता है जब जो महासागर में ऑक्सीजन की खपत जो होता है कंज्यूम करना, उसकी पूर्ति पुनः हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल से मिश्रित तुलना में अधिक हो जाएगा, सी यहाँ से आंसर 47 का, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँच गए 47 के, हाँ ठीक है, 47 का क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं 48 नंबर है, यह मानव प्रजाति उन व्यक्तियों के संबंध है जिसकी त्वचा का रंग गोरा, सीधे लाल लहराते बाल, पतली मुखाकृति होती है, इसे मूलतः श्वेत प्रजाति के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ये ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय पश्चिमी एशियाई आबादी से संबंध है। ये परिच्छेद यहाँ पर निम्न से किस मानव प्रजाति की बात कर रहा है, आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से काकेसाइड, बी यहाँ से क्या होगा, काकेसाइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है, काकेसाइड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मानव प्रजाति उन व्यक्तियों से संबंध है जिसकी त्वचा का रंग गोरा, सीधे लहराते बाल, पतली मुखाकृति होती है, इसे श्वेत प्रजाति भी कहते हैं। ये यूरोपियन एवं पश्चिमी एशियाई आबादी में समृद्ध है। क्वेश्चन 49 है, 49 नंबर, महासागरीय धाराओं के संबंध में विचार करना है। उच्च एवं मध्य अक्षांशों के जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, ठीक है, पहला क्या होगा, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं बहती हैं, जैसे कनारी धारा, जबकि पूर्वी तटों पर गर्म धाराएं होती हैं, ये बात गलत है। हिंद महासागर के दृढ़ ध्रुव के कारण ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के मध्य उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं को पूर्ण रूप से विद्यमान होता है, सेकेंड बात 49 का करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, ठंडे और गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, इसको मिलने वाले क्षेत्र पृथ्वी के सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होते हैं, तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि जहां ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं
वह क्षेत्र मछली पकड़ने मत्स्य के लिए दुनिया का सबसे उत्तम क्षेत्र होता है, जैसे ग्रैंड बैग्स, क्योंकि वहाँ प्लैंकटन की प्रचुरता होती है। जैसे कथन यहाँ पर सभी उद्देश्य दिए गए। यहाँ पर कूट के हिसाब से बी यहाँ पे आंसर इसका सही होगा, केवल 2। क्वेश्चन लास्ट होगा 50 नंबर। भारत में मत्स्य उत्पादन के संबंध में विचार करना है, और जहाँ पश्चिमी तट 75% योगदान देता है, वही पूर्वी तट का योगदान करीब 25% है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके अंतर को जिम्मेदार होगा? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला, पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर जल ऊपर आने पर क्रिया ओवरलैपिंग अधिक होती है, पहला, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग मतलब होता है पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराई, पोषक तत्व वाला ठंडा पानी ऊपर आना, जिससे मछलियों के लिए भोजन बढ़ जाना, ये बात सही हो जाएगी। सेकेंड बात, हालांकि पूर्वी तट पर अधिक मछुआरे, लेकिन उनकी उत्पादकता कम होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा, पूर्वी तट पर विपरीत उनके पश्चिमी तट के मत्स्य उत्पादन का बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत होता है, ये बात क्या है? ये बात सही है, ठीक है। चौथा, पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट मत्स्य पकड़ने का मौसम लंबा है, ये बात भी कहते हो कि यहाँ पर जो पकड़ने का समय इनका पश्चिमी तट का महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा और वहाँ मछली पकड़ने के लिए अनुकूल मौसम और लंबा टाइम होता है। 1, 3, 4 करेक्ट है। 50 का आंसर 1, 3, 4 डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन हुए, है ना। आप 50 क्वेश्चन बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से करेक्ट हुए। जैसे कि हम लोग ने 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन देखते हैं ना, उसमें ही बताओ कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यहाँ से अपने 50 क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन में बता सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और जो हम लोग डेली टारगेट करेंगे अभी करीब 9 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, 12 क्वेश्चन हुआ, तो 12 क्वेश्चन में भी बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इन तीनों में आप क्वेश्चन बताएगा और कितने क्वेश्चन सही है। जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को लिख करके दोबारा से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आप कंटिन्यू करते रहो और रिवीजन अच्छे से करते रहो। जितने मैं डेली टारगेट में चीज़ें करा चुका हूँ, आप सोचोगे मैं क्या क्या रिवीजन करूँ, तो इसीलिए मैं डेली टारगेट स्टार्ट करता कि डेली आपके हिसाब से उन टारगेट को रिवीजन करो, उनके हिसाब से देखो क्या क्या चीज़ आप पढ़ चुके हो, क्या क्या चीज़ आप भूल रहे हो, क्योंकि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने तोड़ तोड़ के ब्रेक करके उसको कराया था, ठीक है। अभी भी चल भी रहा है, अभी 2 सब्जेक्ट बचे हुए, 2 सब्जेक्ट में आप जुड़ सकते हो अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हो उससे, तो ठीक है, एकदम फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, यूट्यूब पे भी यहाँ पर सर्च करो मिलेगा, है ना। यूट्यूब पे अभी 10 से 11 बजे के बीच में आपका 11 बजे के बीच आपको रोज होता है वो, और वहाँ से आपको PDF मिलता है, टॉपिक मिलते हैं, अपने टॉपिक को आप कवर करो। जो टॉपिक अगर नहीं मिल रहे हैं आपको बुक में तो बोलो, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी कुछ इससे पूछना रिलेटेड तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।